नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 10 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड के करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक रहने वाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका। आगे बढ़ते हैं, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल पार्टी को रिलेटेड। अगेन कल का जो पोल का रिजल्ट से यू गाइज वेरी मच नो दैट ओके, आम आदमी पार्टी हैज़ won the MCD elections and अभी अगर आम आदमी पार्टी का डेटा देख लीजिएगा उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज 9th नेशनल पार्टी। किनके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल पार्टी किसको कहते हैं भाई? क्या क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं? तो वो क्राइटेरियाज़ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं और उन क्राइटेरियाज़ के आधार पर जो भी नेशनल पार्टी होगा वो रिकॉग्नाइज किया जाता है इन एटलीस्ट 4 स्टेट, या फिर या तो 4 स्टेट में रिकॉग्निशन होना चाहिए, या फिर अगर उनके कैंडिडेट्स मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट्स मिला होगा उनको इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली का इलेक्शंस में, और साथ ही साथ हैव एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स, या फिर इफ ही हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। तो ये अगर कुछ क्राइटेरियाज है तो यस, दैट पार्टी इज वेरी मच एलिजिबल टू गेट द टैग ऑफ नेशनल पार्टी। अब सवाल होता है, नेशनल पार्टी अगर डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट पार्टी क्यों हम लोग छूटता रहे भाई? स्टेट पार्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्टेट जैसे नेशनल पार्टी में जो है ना सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस भी कंसीडर किए जाते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल में अगर देख लो कुछ स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को फोकस किया गया। जैसे बोला गया है कोई भी स्टेट को स्टेट पार्टी हम लोग तब घोषित करते हैं जब एटलीस्ट वो 6% वोट मिले उसको लास्ट असेंबली इलेक्शंस में, और उसके मिनिमम 2 MLA तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ या फिर और 6% शेयर उनको मिले इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, या फिर और एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, और 3 सीट्स जो है ना जो भी ज़्यादा हो इन लास्ट असेंबली इलेक्शन, या फिर एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा, या फिर एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम दैट स्टेट। तो देखो, ये मेरे को ऐसे सिंपली बोलना, आई नो दैट दिस वोंट सफाइज, राइट? प्रोबेबली व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक आप इसके नोट्स बनाकर यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग, क्योंकि क्या होता है ना, एक ही चीज़ को यू कैन नॉट रट्टाफिकेशन, राइट? रट्टाफिकेशन यहाँ पे चलता नहीं है, इतना बड़ा ह्यूज सिलेबस है, कोई पॉसिबल नहीं है। बट इफ़ यू कीप ऑन रिवाइजिंग तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, राइट? सो कीप दैट एज अ टोटका। एनीवेज, एडवांटेजेस क्या होता है भैया कोई भी नेशनल पार्टी का? देखो, एक तो उनका राइट होता है टू हैव रिजर्व्ड सिंबल, मतलब उनकी जो सिंबल है ना उनको कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उनके कैंडिडेट जो क्या प्रोटेस्ट करेंगे अक्रॉस द कंट्री सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। He or she is entitled to land or build a national headquarters at Delhi. Candidates need only one proposer to file nominations. But दूसरे केस में 2 proposers चाहिए होते हैं उन्हें, right? इनफैक्ट जो नेशनल पार्टी होता है वो डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट स्लॉट मिलता है उनको दूरदर्शन टेलीविजन में, ऑल इंडिया रेडियोज़ में जनरल इलेक्शंस के समय, राइट? दे कैन हैव अप टू 40 स्टार कैंपेनर्स, दूसरे पार्टी में 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, राइट? एक्सपेंडिचर ऑन कैंपेनिंग एंड स्टार कैंपेनर्स इजंट एडेड ऑन कैंडिडेट्स स्पेंडिंग लिमिट, जस्ट रिमाइंड इट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि लेस कम्बरसम और ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है दैट ये देखो आउट ऑफ थिंकिंग है जो क्या हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं, जिसके थ्रू सीनियर लॉयर्स को क्यों ना हम लोग इनकॉर्पोरेट करें टू एक्ट एज एन एडहॉक जजेस इन द हाई कोर्ट। क्योंकि देखो पेंडेंसी के केसेस बढ़ रहे हैं केसेस में, ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सीनियर जो लॉयर्स होते हैं ना उनकी भी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टाइज होती है दैट दे कैन एक्ट एज जज एज वेल, राइट? सो
वैसे अगर अभी तक का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लीजिएगा तो आर्टिकल 224 सब क्लॉज ए में क्लियरली बोला गया है दैट चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी हाई कोर्ट जो है फॉर कोई भी स्टेट कोई भी समय में प्रेसिडेंट से कंसेंट कर सकता है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट्स के कंसेंट के साथ साथ वो रिक्वेस्ट कर सकता है कोई दूसरे पर्सन को हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ जजेस और दैट ऑफ अ कोर्ट और एनी ऑफ द हाई कोर्ट और बोल सकते हैं दैट प्लीज़ आपका तो इतना एक्सपीरियंस है क्यों ना आप ही बैठ जाइए और आप ही एक्ट एज जज कीजिए एज अ स्टेट हाई कोर्ट। एंड इस टाइप के जो भी जजेस को अपॉइंट किया जाएगा ना उनको जो प्रेसिडेंट अलाउ करेंगे अलाउंसेस वही अलाउंसेस उन्हें दिए जाएंगे। साथ ही साथ उनको वैसे सारे जुरिडिक्शन सारे पावर प्रिविलेजेस जो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है सब कुछ मिलेगा। राइट सुप्रीम कोर्ट इसके रिलेटेड क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है क्यों ना हम लोग रिटायर्ड जजेस जो क्या चाहते हैं हु आर विलिंग टू कम बैक टू बेंच दे कैन ईजीली ज्वाइन अस। क्योंकि और इसमें एक बार अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड कर दिया तो वो वाले अपॉइंटमेंट जो है उसको होना बहुत जल्दी करना पड़ेगा। दैट इज इट शुड हैपन विद इन मैटर ऑफ डेज। और इसीलिए ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रोवाइड किया गया है जिसमें बोला गया है दैट क्यों ना हम लोग सीनियर लॉयर्स को बुलाए एंड दे शुड एक्ट एज एडहॉक जजेस इन द हाई कोर्ट जिससे ये जो पेंडेंसी के केसेस है ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। नेक्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी के रिलेटेड है दोस्तों। पैंडेमिक ट्रीटी जो है ड्राफ्ट किया जाएगा WHO के द्वारा फरवरी 2023 में। इस ट्रीटी को अगर देखें तो वैसे हम लोग इस ट्रीटी के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट तो ये है क्या ये जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस है ना जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के समय क्या मेन चैलेंजेस था? वैक्सीन का। दैट वैक्सीन हर देश तक पहुंच पाएगा क्या नहीं। राइट तो इस जिससे फ्यूचर में अगर इस टाइप के पैंडेमिक आ जाए तो उसमें जिससे प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट दीज इंक्लूड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स एंड हेल्थ सर्विसेज अमंग विद इन कंट्रीज नॉलेज एंड डेटा शेयरिंग एज वेल एज रियलाइजिंग कैपेबिलिटीज बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस इकोनॉमीज। मतलब वेरियस देश वेरियस इकोनॉमीज जो है एक साथ आएंगी। राइट और मेक श्योर किया जाएगा दैट दुनिया भर में भले ही वो गरीब देश हो भले ही वो अमीर देश हो भले ही वो डेवलपिंग देश हो बट वैक्सीन्स और हेल्थ सर्विसेज जो है हर कंट्रीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जो भी टाइप के पैंडेमिक्स रिलीज हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसके रिलेटेड डेटा को प्रॉपर लेवल में हमें शेयर करना पड़ेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेटा शेयरिंग एंड जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इमर्जिंग वायरसेस एज वेल। नेक्स्ट ईगल एक्ट के रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं। ईगल एक्ट देखो एक यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक्ट है। इसका फुल फॉर्म है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2022। राइट नाउ सवाल होता है ईगल एक्ट करेगा क्या? देखो ये जो प्री कंट्री कैप अभी तक लगाया हुआ था ना ग्रीन कार्ड क्या होता है ना दैट आपको अगर यूएस का ग्रीन कार्ड मिल गया मतलब इनडायरेक्टली परमानेंट रेसिडेंसीशिप। ठीक है अब इसमें क्या होता है दैट पहले जो कैप लगा हुआ था हर कंट्रीज में दैट अगर एक कंट्री है तो उसमें 7% ही मैक्सिमम जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे देश में आ सकते थे। अब इससे क्या होता था सोचो इंडिया में तो स्किल्ड लेबर्स की कमी नहीं है सारे लेबर्स जाते चाहते हैं यूएसए में। राइट बट उनके पास जो है ना ये ग्रीन कार्ड जो है उसमें कैप लगा हुआ रहता है दैट मैक्सिमम इस देश से 7-7% लोग ही आ सकेंगे। अब बताओ स्किल्ड लेबर्स यूएस को चाहिए बट इस कानून के अंडर में यूएसए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को नहीं ला सकती थी उनको कम लेबर लाने पड़ते थे। ठीक है तो ये कहीं ना कहीं यूएसए के इकोनॉमी के लिए एक बहुत सेट ऑफ था। राइट तो इसीलिए इस ईगल एक्ट को कुछ चेंजेस लाया जा रहा है जिसके अंदर ये कैप्स जो है बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा जो होगा हमारे लोगों को ही होगा दैट ये जो बैकलॉग्स एग्जिस्ट करती थी लोग जो लाइन लगाए हुए रहते थे यूएस जाने के लिए वो बैकलॉग नहीं एग्जिस्ट करेगी। इंडियन अमेरिकन्स ऑफ कोर्स दे आर सेट टू बेनिफिट है ना। मोर ओवर जो एम्प्लॉयर्स है दे कैन ऑल्सो फोकस ऑन हायरिंग मोर एंड मोर पीपल बेस्ड ऑन मेरिट रादर ऑन बर्थ प्लेस। क्योंकि अभी सोचो ना 7% अगर कैप लगा हुआ है तो 7% तो इंडियंस को हायर कर लिया। राइट बट इसके बाद जो है उनको ऑप्शन ही नहीं रहता था इंडियंस को हायर करने के लिए। दे हैव टू चूज ईदर फ्रॉम चाइना ईदर फ्रॉम डिफरेंट अदर कंट्रीज ईदर फ्रॉम जापान एनी। तो वही ना ये कैप हट गया। इससे क्या होगा दैट अभी जो है वहाँ के एम्प्लॉयर्स मेरिट के बेसिस पे चूज कर सकते हैं ना कि बर्थ प्लेस के बेसिस पे। नेक्स्ट गामा रे बस्ट GRBs।
अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फ्लैश लाइट हमें देखने को मिला था ऑफ गामा रे बर्स्ट, जिसको दिसंबर 11 2021 को विटनेस किया गया था और बोला गया था इसका जो सोर्स है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था जिसको हम लोग कहते हैं किलोनोवा। किलोनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है भाई? देखो किलोनोवा जो क्या होता है ना, जब दो न्यूरॉन स्टार या फिर जब एक न्यूरॉन स्टार और एक ब्लैक होल आपस में मर्ज कर रहे हैं ना, तब एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन मिलता है, राइट? वो होता है किलोनोवा, राइट? अब गामा रे बस्ट की अगर बात करें तो गामा रे बस्ट एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन है जो क्या दूर दूर के गैलेक्सीज में हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट दे आर द मोस्ट एनर्जेटिक, जी हाँ, इनको बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक और वन ऑफ द मोस्ट ल्यूमिनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स बिग बैंग के बाद। जी हाँ, क्योंकि जब भी इस टाइप के दो न्यूरॉन स्टार या फिर एक न्यूरॉन स्टार एक ब्लैक होल मर्ज करते हैं ना, तो या तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए या तो कुछ आवर्स तक के लिए भी बर्स्ट होते रहते हैं। और ये बर्स्ट जैसे मैंने बोला बहुत ही चमकीले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बार बार बता रहा हूँ। GRBs गामा रे बर्स्ट, इसको डिवाइड किया गया इनटू दो क्लास, एक लॉन्ग ड्यूरेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो 2 सेकंड से बहुत मिनट तक भी एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ घंटे तक भी एग्जिस्ट करता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर बात करें वो फ्यू मिली सेकेंड तक ही हमें देखने को मिलता है। अब दोनों किलोनोवा एज वेल एज सुपरनोवा एक्सप्लोजन दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं गामा रे बर्स्ट। बट किलोनोवा का जो गामा रे बर्स्ट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और सुपरनोवा का लॉन्ग ड्यूरेशन का। बट अभी रिसेंटली जो पिछले साल जो रिकॉर्ड किया गया था ना, वो एक ऐसा नया इवेंट था जो कि किलोनोवा से रिकॉर्ड किया गया था और उसने जनरेट किया था गामा रे बर्स्ट जो कि अराउंड 50 सेकेंड्स तक, एंड 50 सेकेंड्स अगेन इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ओनली, राइट? तो सवाल होता है, साइंटिस्ट यहाँ पे पजल हो गया, अरे भाई ये तो किलोनोवा एक्सप्लोजन था और किलोनोवा में तो यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशंस के, एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशंस के होते हैं, तो फिर ये लॉन्ग ड्यूरेशंस वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दिखा रहा है, राइट? तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो क्या हो रहा है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022, राज्यसभा ने पास कर दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022, जिसके तहत मांगा जा रहा है टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया और साथ ही साथ रैशनलाइज करना शेड्यूल्स विच लिस्ट आउट स्पीशीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट बिल 2022 के अंडर में अगर देख लीजिएगा, कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1887, 1912, 1960, 1972 में वेरियस कानून लाए गए थे। जैसे 1887 में जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी तब वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 1912 में एक सेकेंड लॉ पास किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट, है ना? एंड फर्दर इस एक्ट को लेकिन 1930 में अमेंड भी किया गया था। 1960 में इंडिपेंडेंस के बाद एक प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़ जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस में आ गए थे, जिससे क्या उनको एक्सटिंक्ट ना हो जाए वो आने वाले समय में। इसीलिए 1972 में फाइनली फॉरेस्ट को, जो कि पहले स्टेट सब्जेक्ट था, उसको शिफ्ट कर दिया गया टू कंकरेंट लिस्ट। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, और इसी के थ्रू पास किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? दैट हंटिंग को प्रिवेंट करना, प्रोटेक्शन और मैनेज करना वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को, इस्टेब्लिश करना प्रोटेक्टेड एरियाज को, और रेगुलेट और कंट्रोल करना ट्रेड इन द पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, और साथ ही साथ मैनेज करना जूस को, राइट? सो सवाल होता है दैट इस बिल के फीचर्स क्या क्या है। इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ साइट्स, इनफैक्ट साइट्स जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दो देशों के बीच में, जो कि इंश्योर करती है दैट कभी भी अगर वाइल्ड एनिमल्स या फिर वाइल्ड प्लांट्स के स्पीशीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो तो वो उसको कैसे इंटरनेशनली रेगुलेट किया जा सके, और वो ऐसा ट्रेड हो जिससे डिफरेंट अदर स्पीशीज़ का सर्वाइवल पे कोई खतरा ना हो सके। यही नहीं, प्रोवाइड करती है मच पावर ऑन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इसी के साथ डेजिग्नेट कर सकती है मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जो क्या ग्रांट करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट परमिट्स फॉर द ट्रेड ऑफ स्पेसिमेन, रिड्यूस करती है द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फ्रॉम 6 to 4। देखो अभी क्या था ना, पहले जो शेड्यूल थे उसमें वर्मिन स्पीशीज भी इंक्लूडेड थे। वर्मिन कौन होता है? ये वैसे एनिमल्स होते हैं जो क्या यूजुअली
फूड्स को, या फिर बहुत हुड़दंग मचाते हैं, मतलब बहुत, जैसे वहाँ पे अगर कोई एग्रीकल्चर चीज़ है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसे मंकीज़, जैसे नीलगाय, राइट। तो ये सबको हटा दिया गया। इनफैक्ट इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 4। पहले जो 6 था दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू 4। वो 4 शेड्यूल कौन है? पहला शेड्यूल में लिखा हुआ है एनिमल स्पीशीज दैट विल एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है एनिमल स्पीशीज दैट विल बी सब्जेक्टेड टू लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 3 है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज, और शेड्यूल 4 है स्पीशीज लिस्टेड अंडर द अपेंडिस अंडर द साइट्स, दैट इज शेड्यूल स्पीशीमेंस। कंट्रोल ऑफ सेंचुरी टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ये एक्ट इंटरेस्ट करता है दैट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी और मेंटेन करेगी जितने भी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना स्टेट्स को, उन सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। सो ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है ये फर्दर अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर लाइव स्पेसिमेन ऑफ शेड्यूल्ड एनिमल्स। बोला जा रहा है वैसे लोग जो क्या पोजेस कर ले लाइव स्पेसिमेन ऑफ द शेड्यूल्ड एनिमल, बोला जा रहा है दे मस्ट ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंचुरीज फॉलिंग अंडर शेड्यूल एरियाज। दैट इज मैनेजमेंट प्लान जो है उसको ऐसे प्रिवेट करना चाहिए आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा आर वन ऑफ द मेजर बॉडीज जिनसे हमें कोई भी, अगर सोचो पंचायत ग्राम के लेवल में अगर कुछ इनिशिएटिव लेना है तो वी शुड टेक परमिशन फ्रॉम देम, राइट। सो इस कानून में भी वो क्लियरली मेंशन किया गया है। स्टेट भी डिक्लेयर कर सकती है कोई भी एरिया जो क्या नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एडजेसेंट है, तो स्टेट उसको डिक्लेयर कर सकती है एज अ कंजर्वेशन रिजर्व, जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्लोरा एंड फौना और उनके हैबिटेट को। इंक्रीज द पेनल्टीज। नाउ बोला जा रहा है जनरल वायलेशंस के लिए, है ना, पेनल्टी को इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 25 लाख है बेसिकली, एंड 25,000 से 1 लाख, माफ कीजिएगा। एंड फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया सो एनिमल्स वो था 10,000 पहले पेनल्टी था, उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो क्या इस एक्ट के अंदर लिए गए। बट अब कोई भी बिल आता है, कोई भी एक्ट आता है, तो उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज तो एग्जिस्ट करती है ना। वो क्या इश्यूज करती है? एग्जम्पशंस आर गिवन टू लाइव एलिफेंट फॉर कमर्शियल पर्पस। जी हाँ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसको हेड किया जा रहा था भाई जयराम रमेश, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था ओवर द ब्लैंकेट एग्जम्पशन रिकमेंडिंग द लिमिटेड ओनली टू टेम्पल एलिफेंट्स कीपिंग केप्ट फॉर रिलीजियस पर्पसेस। मतलब देखो क्या था ना, दैट लाइव एलिफेंट्स, दैट इज वैसे एलिफेंट्स जो क्या पूजा करने के लिए काम आते हैं, उनको कमर्शियल ट्रेड के लिए अलाउ किया जा रहा है इस कानून के अंदर, जो कि अगेन इन्वायरमेंटलिस्ट तो उसको गलत बोलेंगे ही। सेंटर होल्ड ओवर वर्मिन डिक्लेरेशन कंटिन्यूज। दैट इज लास्ट ईयर भी अगर देख लीजिएगा केरला का ने रिक्वेस्ट किया था दैट वाइल्ड बोर को वर्मिन घोषित कर दीजिए, बट उसको टर्न डाउन कर दिया गया था रिपीटेडली बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। तो अल्टीमेटली क्या होना, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास पावर है दैट कोई भी स्पीशीज को वो वर्मिन डिक्लेयर करे या ना करे। वर्मिन डिक्लेयर करने से यू कैन इवन किल दैट स्पीशीज, कोई आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। So, the bill severely curtailed the ability to graze across pastoral spaces in the conservation area and impact अगर देख लीजिएगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर, तो वन गुर्जर्स जो क्या सेमी नोमैडिक पैस्टोरल कमेटी है वो इन टाइप के छोटे मोटे मतलब इस टाइप के डिसीजन से लेकिन इम्पैक्ट हो सकते हैं नेगेटिवली, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज के हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। अब आते हैं एमसीक्यूज़ में दोस्तों। एमसीक्यूज़ की बात करें तो कल एक पूछा गया था ब्रेन फॉग डिसीज़ के बारे में, दैट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, जिसमें सी स्टेटमेंट दैट इज दीज वाइल्डली अकर्स एज यंग एज, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो वाइल्ड अकर करता है एट ओल्ड एज, राइट। आज का जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को रिलेटेड। रिसेंटली ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी जो कि न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है, ये इनिशिएटिव है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।